सभी राजनीति विज्ञान के समस्त विद्यार्थियों का मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में स्वागत है। अब मैं जो लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को इस वीडियो में लेने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है जन आंदोलनों का उदय। चलिए, लघुत्तरी प्रश्न, किसान आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न जो है समाजशास्त्र में भी है और राजनीति विज्ञान में भी है। कृषि अथवा उससे संबंधित कार्य करने वाले लोगों को किसान या कृषक कहकर पुकारा जाता है। यानी खेती से संबंधित काम करने वाले लोगों को किसान या कृषक कहकर पुकारा जाता है। ये लोग सामाजिक एवं राजनीतिक पर्यावरण में बदलाव करने के लिए किसान लोग सामाजिक एवं राजनीतिक पर्यावरण में बदलाव करने के लिए किसी आंदोलन को संचालित करते हैं। इसमें बदलाव करना है तो उस आंदोलन का संचालन करते हैं, तो वह किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि किसान लोग अगर आंदोलन करें तो किसान आंदोलन है, और इन्हें बदलाव किस में करना है? सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में, पर्यावरण में। जो सामाजिक और राजनीतिक पर्यावरण है उसमें बदलाव करना है, जो पर्यावरण सामाजिक और राजनीतिक पर्यावरण उनके हित में हो जाए, इसलिए यह आंदोलन करते हैं, संचालित करते हैं। तो वह किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन भूमि के कार्यों में लगे, किसान आंदोलन जो है भूमि कार्यों में लगे, भूमि के कार्यों में या भूमि कार्यों में लगे व्यक्तियों का आंदोलन है। भूमि कार्यों से जुड़े लोगों का ही आंदोलन है किसान आंदोलन, जो कृषक समस्याओं तथा कृषि की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है। जो कृषक यानी किसान की समस्याओं और कृषि यानी खेती की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है। ये समस्याएं कृषि की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित समस्याएं, और किसानों की समस्याएं नहीं हो तो किसान आंदोलन हो ही ना। इसलिए कृषक समस्याओं तथा कृषि की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय किसान आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहली है, भारतीय किसान आंदोलन ने स्वयं को राजनीतिक दलों से दूर रखा। एक तो उनने अपने आप को राजनीतिक दलों से दूर रखा तथा आंदोलन के दौरान अपनी संख्या बल के आधार पर, संख्या की ताकत के आधार पर एक दबाव समूह के रूप में कार्य करना शुरू किया, या एक दबाव समूह के रूप में कार्य किया। फिर दूसरा है, भारतीय किसान आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों में राजनीतिक मोलभाव की अपार क्षमता है। ये जो है सरकार से राजनीतिक मोलभाव कर सकते हैं। किसान आंदोलन प्रमुख रूप से देश के समृद्ध राज्यों में सक्रिय था। किसान आंदोलन कहाँ सक्रिय था? देश के प्रमुख और समृद्ध राज्यों में सक्रिय था। अगला चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये बताता है कि शासन पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालने हेतु, शासन को अपनी मांगों को मनवाने के लिए विवश करने हेतु या उस शासन पर दबाव डालने हेतु किसानों ने रैली, धरना प्रदर्शन तथा जेल भरो आंदोलन का सहारा लिया। रैलियों का सहारा लिया, धरना प्रदर्शन का सहारा लिया, जेल भरो आंदोलन का सहारा लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष तथा विपक्ष में दो तर्क दीजिए। पक्ष में तर्क, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष में निम्न दो तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मानना था कि बांध के निर्माण से गुजरात के बड़े हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्यों में पेयजल, सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी तथा कृषि पैदावार में भी बढ़ोतरी की जा सकेगी। ये पक्ष में तर्क थे कि इससे क्या है, गुजरात के एक बड़े हिस्से में सिंचाई भी की व्यवस्था हो जाएगी, पेयजल की, और विद्युत उत्पादन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कृषि की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। दूसरा तर्क है पक्ष में, बांध निर्माण से बाढ़ एवं सूखे जैसी आपदाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। ये तो थे तर्क। अब विपक्ष के तर्क यूँ हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के विपक्ष में निम्न 2 तर्क दिए जा सकते हैं। पहला है, बांध निर्माण से संबंधित राज्यों के लगभग 245 गांवों के डूबने की आशंका थी। बांध निर्माण के बाद में इस निर्माण से संबंधित राज्यों के लगभग 245 गांवों के डूबने की आशंका थी, जिसमें लगभग 2.5 लाख लोग निर्वासित हो सकते थे, जिससे 2.5 लाख लोग बेघर हो सकते थे, निर्वासित हो सकते थे। इस परियोजना का लोगों के स्वास्थ्य, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ता है। पर्यावरण पर भी कुप्रभाव पड़ा, लोगों की रोजगार, आजीविका पर पड़ा, संस्कृति पर पड़ा, स्वास्थ्य पर पड़ा। ये तर्क उन्होंने दिए। एक और प्रश्न है, जन आंदोलनों की प्रमुख कमियां एवं त्रुटियां लिखिए। जन आंदोलनों की प्रमुख कमियां एवं त्रुटियों को संक्षेप में निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।
पहला, जन आंदोलनों का सार्वजनिक नीतियों पर काफ़ी सीमित प्रभाव रहा है। जो जन आंदोलन है इनका सार्वजनिक नीति या सभी के हित वाली नीतियाँ हैं इन पर काफ़ी सीमित प्रभाव रहा, प्रभाव कम रहा, क्योंकि समकालीन आंदोलन किसी एक मुद्दे विशेष के आसपास ही जनसाधारण को लामबंद करते हैं, यानी एकजुट करते हैं। लामबंद करना माने एकजुट करते हैं एक विशेष मुद्दे पर। इस प्रकार से समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं, और बाकी के मुद्दों पर अगर बात हो तो सरकार के सारे मुद्दों पर ये बात हो सकती है। लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर आगे बढ़ती है, जबकि जन आंदोलनों के नेतृत्व में ये बात संभव नहीं हो पाती है। पिछले कुछ समय से राजनीतिक दलों तथा जन आंदोलनों का परस्पर आपसी संबंध कमजोर होता गया। इससे राजनीति में एक खालीपन आ गया तथा यह एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। फिर है, जन आंदोलनों के द्वारा लामबंद होने वाले लोग सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित तथा अधिकारहीन वर्गों से संबंधित होते हैं। जन आंदोलनों द्वारा अपनाई गई प्रविधि से ज्ञात होता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूहों को अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने का अवसर ही नहीं मिलता, तभी वो ये आंदोलन करते हैं। चलिए अब आते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी प्रश्न, 90 के दशक में भारतीय किसान यूनियन को मिली सफलताओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय किसान यूनियन की सफलताएं। भारतीय किसान यूनियन किसानों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने वाला प्रमुख संगठन है। 90 के दशक में इसने कृषकों से संबंधित अनेक मुद्दों को उठाकर निम्नलिखित सफलताएं अर्जित की हैं। जनवरी 1988 में विद्युत दरों में की गई बढ़ोतरी के विरोध स्वरूप मेरठ में लगभग 20,000 किसानों ने जिला समाहर्ता के कार्यालय के बाहर 3 सप्ताह तक धरना दिया। किसानों के इस अनुशासित धरने के दौरान आसपास के गांवों से उन्हें लगातार भोजन तथा पानी इत्यादि की सुविधाएं मिलती रहीं। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व वाला यह मेरठ का धरना ग्रामीण शक्ति अर्थात काश्तकारों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन था। इस धरने के फलस्वरूप किसानों की मांग मान ली गई थी। चलिए आगे, BKU जैसी मांगे देश के अन्य किसान संगठनों द्वारा भी उठाई गई। महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन को भारत की शक्तियों अर्थात शहरी औद्योगिक क्षेत्रों के खिलाफ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का संग्राम घोषित किया था। 1990 के दशक के प्रारंभ के वर्षों में BKU ने स्वयं को समस्त राजनीतिक दलों से दूर रखा। यह अपनी सदस्य संख्या बल के आधार पर भारतीय राजनीति में एक दबाव समूह की तरह सक्रिय था। भारतीय किसान यूनियन ने राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों को साथ लेकर अपनी कुछ मांगें मनवाने में सफलता अर्जित की थी। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस कालखंड में किसान आंदोलन सर्वाधिक सफल सामाजिक आंदोलन था। फिर आता है, किसान आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीतिक गुटों की अपार क्षमता का योगदान था। यह आंदोलन मुख्यतः भारत के समृद्ध राज्यों में सक्रिय थे। कृषि को अपनी आजीविका का आधार बनाने वाले अधिकांश भारतीय किसानों के विपरीत BKU संगठन के सदस्य बाजार के लिए नकदी फसलों की खेती करते थे। भारतीय किसान यूनियन की भांति राज्यों के अन्य कृषक संगठनों ने अपने सदस्य उन समुदायों के बीच से बनाए जिनका कि क्षेत्रीय चुनावी राजनीति में दबाव था। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन तथा कर्नाटक का रैयत संघ इसी प्रकार के किसान संगठनों का श्रेष्ठ उदाहरण है। जन आंदोलन के भारतीय राजनीति पर प्रभाव को संक्षेप में 5 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। जन आंदोलन का भारतीय राजनीति पर प्रभाव। जन आंदोलन ने भारतीय राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया है। संक्षेप में जन आंदोलनों के भारतीय राजनीति पर प्रभाव को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। जन आंदोलन का इतिहास हमें लोकतांत्रिक राजनीति को और अधिक अच्छी तरह से समझने में सहायक सिद्ध होता है। गैर दलीय आंदोलन दलीय राजनीति की त्रुटियों अथवा कमियों को दूर करते हैं। जन आंदोलनों ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को उठाया जिन्हें वे चुनावी राजनीति के वातावरण में नहीं रख पा रहे थे। आगे है पेज और चलिए। फिर
जन आंदोलन में हित समूह एवं दबाव समूह की उत्पत्ति होती तथा कालांतर में इनसे ही क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनते हैं। सत्ता की सहभागिता में राजनीतिक दलों पर प्रभावी नियंत्रण रहना जरूरी है तथा इस कार्य को उचित प्रकार से संपन्न करने में जन आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फिर लोकतांत्रिक राजनीति में समाज के अनेक उपेक्षित समूहों के गठबंधन की जरूरत रहती है। राजनीतिक दलों को विभिन्न वर्गों के हित समूहों को जोड़ना चाहिए जबकि वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। यही कारण है कि जन आक्रोश सामाजिक आंदोलनों के रूप में ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। जन आंदोलनों ने समाज के गहरे तनावों एवं जनसाधारण में व्याप्त रोष को एक समर्थक दिशा प्रदान करके लोकतंत्र की रक्षा की है। विविध जन आंदोलन भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाने में निर्णायक सिद्ध हुए। अब आता है एक और प्रश्न, अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां लिखिए। अन्ना हजारे का पूरा नाम किशन बापत बापूराव हजारे है। किशन बापत बाबूराव हजारे। उन्होंने 2011-12 में दिल्ली में राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया जिसे विदेशों तक का समर्थन मिला। इस आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहली उपलब्धि, इस आंदोलन ने राजनीति एवं प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को केंद्रीय मुद्दा बनाकर राजनेताओं को यह विचार करने हेतु बाध्य किया कि भ्रष्टाचार का भविष्य क्या है। इससे शासकीय मनमानी एवं संवेदनशीलता पर अंकुश लगा। इस आंदोलन ने क्या किया, राजनीति एवं प्रशासन में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था उसको केंद्रीय मुद्दा बनाकर राजनेताओं को यह सोचने या विचार करने हेतु बाध्य किया, विवश किया कि भ्रष्टाचार का भविष्य क्या है। इससे शासकीय मनमानी एवं संवेदनहीनता पर अंकुश लगा। आंदोलन से सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई। भारत के विकास में इस आंदोलन की महती भूमिका है। फिर इस आंदोलन से स्पष्ट हो गया है कि समाज के युवा वर्ग को सामाजिक हितों हेतु किस प्रकार प्रेरित किया जा सकता है। फिर चौथा, इस आंदोलन के परिणाम के रूप में इसके सदस्य केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया। फिर आम आदमी पार्टी ने भारतीय राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया है। दिल्ली में इसकी दूसरी बार सरकार बनना इस बात का परिचायक है कि जो विकास कार्यों को गति देगा वही राजनीतिक रूप से बलशाली बनता ही चला जाएगा। तो इस तरह से ये पार्ट था, इसमें 2 वीडियो थे। धन्यवाद। अब आप अगले वीडियो में अगले पार्टों को देखिएगा।